नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और आज की क्लास अर्थव्यवस्था के लिए एक रामबाण क्लास जो हम लोग लेकर के आए हैं। देखिए, आपने अर्थव्यवस्था के अंदर सवाल देखे होंगे कि लगातार अर्थव्यवस्था का क्या बन रहा है, हमारे यहाँ वर्चस्व पेपर्स के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप यूके ट्रिपल एससी का हाल फिलहाल में कराया गया पेपर देखिए, जो आप लोगों ने वीपीडीओ का देखा होगा, जो 31 दिसंबर 2023 को लिया गया था। वो पेपर में देखिए कि इकोनॉमी के सवाल इन लोगों ने बनाए और वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि इकोनॉमी में साथ सवाल कहाँ से बन रहे हैं, हमसे सवाल नहीं बन पा रहे हैं या बड़ी समस्या हो रही है हमारे सामने। तो उसी के लिए देखिए इकोनॉमी को बिल्कुल दो टूक करने वाले हम लोग और इकोनॉमी की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी खोपड़ी में छेद करेंगे और हमारे पेपर को फोड़ के आएंगे। तो ये जो क्लास है आपकी, तो इकोनॉमी की क्लास है और देखिए धीरे धीरे मैं आपको लेकर के चलूंगा। मैंने हिस्ट्री की क्लास शुरू कर दी है, इकोनॉमी शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको मैं पटरी पे लेके आऊँगा। हमें एग्जाम को फोड़ के रखना है और दम लगा करके मेहनत करनी है, ठीक है। देखिए कि आप और हमें ना एक स्तर पे पहुंचना और वहां देखिए कि एग्जाम को किस तरीके से फोड़ना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम लोग बात करने वाले हैं और आप मान के चलिए एक एक चीज महत्वपूर्ण होने वाली है आपके हमारे पेपर के लिए। सबसे पहले आपको बताएंगे फेरा। फेरा फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उसकी विनिमय का अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। हिंदी में क्या बोलेंगे? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको फिर कहा, ये क्लास हमारी क्या है? सिलेक्शन वाली क्लास है, सभी एग्जाम के लिए मान्य होगी। जो भी आप एग्जाम देते हैं, मैं तो ये उत्तराखंड में लिखा है, लेकिन आप भारत के भी किसी भी एग्जाम को देंगे तो उसके लिए भी इक्वली ये आपको लाभदायक होगी और आप देखेंगे कि सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, पहली चीज ये कब आया? ये आया 1947 में बच्चे। दूसरी बात, ये क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ क्या होगा, जो विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी निवेश आएगा, तो उसे रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई अधिनियम हमारे पास होना चाहिए। तो उसी के चलते हुए अधिनियम आया गया, यानी कि एक तरीके से विदेशी मुद्रा का संरक्षण या विदेशी मुद्रा का विनिमय करने के लिए, विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए ये लाया गया। अगली बात, इसी अधिनियम के तहत, फेरा के तहत आरबीआई को क्या बना दिया गया? विदेशी मुद्रा का संरक्षक, विदेशी मुद्रा का संरक्षक बनाया गया। ध्यान रखना है, किसे? आरबीआई को विदेशी मुद्रा का संरक्षक बनाया गया। किसके तहत? फेरा जो एक्ट आया जिसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आप लोगों ने वीपीडीओ का पेपर देखा हो तो उसमें फेमा आया था, ठीक है। यही फेरा बाद में फेमा में तब्दील हुआ, अभी देखेंगे आगे, ध्यान से चलना, ठीक। अभी जब हमने आरबीआई की बात करी है तो देखो हमारे पेपर में जो फैक्ट है वो सीधे सीधे हमारे पेपर में बनते हैं। तो आरबीआई से आपको 2 4 6 बातें दिमाग में रखनी है, हालांकि डिटेल में पढ़ाऊंगा आरबीआई को। अभी पहली चीज, ये किस आयोग से बना? यंग हिल्टन आयोग से, ठीक है। इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, हल यंग हिल्टन आयोग, या इसी को बोलते हैं बच्चे शाही आयोग। कब बनाया गया था ये? 1926 में। इसके अलावा आरबीआई एक्ट कब आया था बच्चा? आरबीआई एक्ट आया 1934 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में किसकी स्थापना करी गई? आरबीआई की स्थापना करी गई। आपको क्या ध्यान रखना है? इसकी स्थापना करी गई। आरबीआई का हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में कलकत्ता रखा गया था, लेकिन बाद में चेंज करा और वर्तमान में कहाँ पे है? मुंबई के अंदर, ठीक है। वर्तमान में कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ध्यान रखना है 1 जनवरी 1949 में क्या करा गया?
RBI का नेशनलाइजेशन या RBI का बना दिया गया, राष्ट्रीयकरण बैंक बना दिया गया। ठीक है, तो ये अभी कुछ बातें आप RBI से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखना, RBI क्या करता है, मौद्रिक नीति को, या जिसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, RBI करता है। और इसी के माध्यम से हमारे यहाँ देश के अंदर महंगाई कंट्रोल करी जाती है। इसके अलावा देखो, यही RBI के साथ आप एक दो बातें और दिमाग में रख सकते हैं। एक आपका मौद्रिक नियंत्रण समिति होती है, मौद्रिक संचालन समिति होती है, जिसका काम क्या है कि हमारे यहाँ महंगाई को 4 ± 2% तक कंट्रोल करके रखना। महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति कंट्रोल करी जाती है RBI की मौद्रिक नीति के अनुसार। ठीक, तो ये 3-4 बातें आपको RBI में ध्यान रखनी है। तो आपको फेरा को जानना है। फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 में आया, और ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो फिर इसके बाद क्या होता है, क्या होता है कि जरा ढंग से देखना। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आपको पेपर में जरूर सवाल देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। देखो इसके बाद फिर क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराती है, क्योंकि एक वैश्विक मंदी आई और भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय पूरी दुनिया के लिए खुली नहीं थी। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं किसी न किसी महीने में रोक के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था। फिर उस समय जब फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, मंदी दुनिया में देखने को मिली, तो उसका असर भारत के ऊपर भी देखने को पड़ा। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ डिसीजंस लिए गए। वो डिसीजंस भारतीय अर्थव्यवस्था में उस दौर के सबसे मुश्किल डिसीजंस माने जाते हैं, जिनकी वजह से आज जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बाजार एक बहुत अच्छे मुकाम पे है। कहीं ना कहीं उन डिसीजंस का एक बड़ा मायने था, तो आप ध्यान रखें। देखो उसके बाद हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री होते थे, जिनका नाम था PV नरसिम्हा राव जी। इनकी सरकार थी, और इनकी सरकार में जो हमारे वित्त मंत्री थे, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व PM थे। इन दोनों ने मिलकर के एक नीति बनाई। ठीक है, एक विधि हमारी मुद्रा नीति बनाई, और इस नीति के तहत ही हमने 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के सापेक्ष खोल दिया। और इसी को आप और हम किस नाम से जानते हैं, LPG। किस नाम से जानते हैं, LPG के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने एक नीति बनाई जिसे राव सिंह पॉलिसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, राव सिंह पॉलिसी। ठीक है, राव सिंह पॉलिसी। राव यानी कि नरसिम्हा राव, और सिंह यानी कि मनमोहन सिंह। ठीक है, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह पॉलिसी के नाम से भी हम किसे जानते हैं, इसको जानते हैं। LPG लेके आए 1991 में। L मतलब लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, P यानी कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, G यानी कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। तो इस नीति को हम लोग लेके आए, उदारीकरण, दूसरा बात क्या है, निजीकरण, और तीसरी क्या है, वैश्वीकरण। ये हम लेके आए। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला कि हमारा जो मार्केट था, हमारा जो बाजार था, वो वैश्विक हो गया, यानी कि पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। तो यहाँ निवेश स्टार्ट हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां होने लग गई। देखिए अर्थव्यवस्था के अंदर आप ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे बच्चों क्या होती है, देखो सीधी सीधी बात है, जिसके पास मान लें कि आप बहुत बढ़िया हैं, आप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, आप मान लिया समोसा बनाते हैं भाई, क्योंकि हम लोग वही खाते भी हैं, और समोसा खा खा के समोसे जैसे हो जाते हैं। हम समोसा खाते हैं, मोमोज खाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कितना अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, अगर आपके पास उपभोक्ता नहीं है, कंज्यूमर बेस नहीं है, आपके पास खाने वाले नहीं है उसको, तो आपके प्रोडक्ट का कोई भी क्या नहीं है, फायदा नहीं है, आपको लाभ होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में एक मार्केट को हमने रोके हुए था, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कंज्यूम करने के लिए आपको पता ही है लगातार तैयार बैठे रहते हैं। हम लोग को बचना नहीं चाहिए। हम लोगों का क्या है कि भैया कुछ भी हो जाए,
सब्जी जो हमने कल बनाई है वो फिनिश तो हमें करनी ही है, 2 दिन में 4 दिन में खानी तो हमें ही है वो, ठीक है, फेंकनी नहीं है। खराब हो गई है तो हम फेंकती नहीं है, हम उसमें भी जुगाड़ निकाल लेते हैं कि उसका करना क्या है, ठीक है। तो उपभोक्ता बेस एक बड़ी मात्रा में था, तो ग्लोबलाइजेशन होने से बहुत तेजी से हमारे क्या बनना शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, यानी कि कहीं ना कहीं निवेश बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता बेस आपको पता है कि हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी आबादी किसकी है, भारत की। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, भारत की है। जी हाँ, हमने पछाड़ दिया है सबको, चीन को पछाड़ चुके हैं हम, और हम दुनिया की सबसे बड़े आबादी बन गए। यानी कि देखिए दुनिया में प्रत्येक 7वें व्यक्तियों में से, यानी कि प्रत्येक 7 में से एक कौन है, भारतीय है। और इसमें किसी भी विदेशी सहायता का हमने साथ नहीं लिया है, वरना हम हर चीज़ में विदेशी सहायता लेते हैं, ये हम सबकी मेहनत का फल है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किसने योगदान दिया भी है इसमें या नहीं दिया, कि हमें सबसे बड़ा आबादी वाला देश बना दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात का, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि हर 5 में से एक बंदा कौन होगा, भारतीय होगा। हम पूरी कड़ी मेहनत करेंगे और लगातार मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता बेस किसके पास है, हमारे पास है। और जब हमारे पास है तो कंपनियां बहुत तेजी से क्या हुई, आकर्षित हुई, और हमारे यहाँ निवेश बढ़ा। निवेश बढ़ने से क्या हुआ, पहली चीज देखो, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा तो हमारे यहाँ पे FDI आना शुरू हुआ, यानी कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेजी से हुआ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसमें हम लोगों ने तरक्की करी हम लगातार, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होनी धीरे धीरे क्या शुरू हुई, ठीक है। ये बात आपको सारी दिमाग में रखनी पड़ेगी, और एक एक बात महत्वपूर्ण है, आज की क्लास पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपकी होने वाली है। अब देखो यहीं से मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूंगा, लेकिन यहाँ इन आदमी का नाम आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। आपको किनका नाम दिमाग में रखना है, PV नरसिम्हा राव जी का नाम दिमाग में रखना है। क्यों रखना है, ध्यान से देखिए, आपको हारने मैं नहीं दूंगा, बस आप मेहनत करिए। अभी देखिए आपको पता है कि जो हमारा सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, यानी कि भारत का रत्न जो सबसे बड़ा सम्मान है, अभी इन भारत रत्नों की घोषणा हुई है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे, अच्छी बातें नहीं पढ़ते होंगे, तो आप बस क्लास में रहिए, आपको सब बातें मिलने वाली हैं, सब एक एक चीज़ मिलने वाली है। करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा, उन्हें भी लेके आऊँगा, डरना नहीं है। तो भारत रत्न मिला है, अभी देखिए 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया है। दूसरी बात, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, यही होता है। ये क्या है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अभी इस बात को छोड़ते हैं, वापस आते हैं। अभी 5 लोगों को मिला है। एक देखिए कौन है, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिन्हें मिल चुका है, बिहार के रहने वाले। दूसरे आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्हें। तीसरा एक आपका MS स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन जी, इन्हें क्या मिला है, आपका भारत रत्न मिला है, जो हरित क्रांति के जनक हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, इन्हें भारत रत्न मिला। और जो 5वां भारत रत्न है वो उनमें से एक किसको मिला है, PV नरसिम्हा राव जी को मिला है। PV नरसिम्हा राव, इनकी इसी नीति की वजह से, जो नीति ये लेके आए थे अर्थव्यवस्था में, इसी नीति की वजह से इन्हें क्या मिल रहा है, इस बार भारत रत्न मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। CM रह चुके बिहार के, और इन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। लाल कृष्ण आडवाणी, जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर राम रथ यात्रा में एक प्रॉपर योगदान निभाने वाले हरित क्रांति के जनक वो थे MS स्वामीनाथन, इन्हें मिल रहा है। और साथ साथ किसानों के हित में लड़ने वाले, किसानों का भला चाहने वाले चौधरी चरण सिंह जी, उन्हें। और ये विदेश नीति, इनकी जो मुद्रा नीति थी, फॉरेन पॉलिसी थी, और साथ साथ जो इकोनॉमी के लेकर के इनके जो सुझाव थे, जो बदलाव थे, उसी बदलाव के लिए इस बार इन्हें क्या मिल रहा है, भारत रत्न मिल रहा है। आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। देखिए अभी घोषणा हुई है बच्चे, अभी मिला नहीं है, जब मिलेगा वो भी बताऊंगा आप लोगों को। अभी केवल घोषणा हो चुकी है। लेकिन ये बताइए गुरुजी कि भैया
एक साल में मैक्सिमम भारत रत्न कितने में मिलता है? 3 लोगों को मिलता है, और यहाँ पर कितने लोगों को घोषणा हो गई है? 5 लोगों को हो गई है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कहा गया है कि 2 2024 के लिए है और 3 2023 के लिए है, क्योंकि 23 में किसी को भी कोई भी भारत रत्न नहीं मिला था। अच्छा बताइए गुरुजी, एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, मुझे सवाल बताएंगे आप लोग कि भारत रत्न में कितनी मनी मिलती है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत रत्न में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। मैं आपको बताऊँ, आप मुझे क्या बताओगे? भारत रत्न में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? ठीक है, मैं आपको बताऊँ। अब देखो लगातार जब क्या हुआ, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, निवेश बढ़ा, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि हमें अपनी पॉलिसी में भी चेंज करना चाहिए। तो हम लोग एक नया कंसेप्ट लेके आए, जिसे हमने क्या कहा? फेमा। क्या कहा? फेमा। फेमा यानी कि ये पेपर में आया था, देखो बीपीडीओ 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें फेमा पूछा गया था। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन या विदेशी विनिमय कह सकते हैं, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, ये इसका नाम है, आप लोग ध्यान रखोगे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या किया कि हमने अपने फेरा के अंदर चेंज करके उसे क्या बना दिया गया? फेमा बना दिया गया। पहली चीज तो दिमाग में रखना, पेपर में सवाल आया था, आप चेक कर सकते हैं, देख लेना आराम से। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो एक्ट आया, फेमा एक्ट आया था बच्चे 1999 में। ये एक्ट कब आया? ये दिमाग में रखना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, लेकिन आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरीके से ये जो एक्ट आया, फेमा एक्ट आया, ये कब आया? ये 1999 में आया, यानी कि 1999 में आता है। इसके साथ ही इसे लागू करा गया कब? इसे लागू करा गया बच्चे 2000 के अंदर। ठीक है, इसे लागू कब करा गया? 2000 के अंदर करा गया। ठीक, ये बात शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। काम क्या है कि जो विदेशी मुद्रा है उसे लगातार बढ़ाना है, उसे निवेश को बढ़ाना है, ये इसका काम है। ठीक है, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ये इसका काम होने वाला है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ये इसका काम होने वाला है। देखिए बात को यही समझना मेरे प्यारों कि यहाँ पे क्या बच्चे बताया गया है, जो फेरा के माध्यम से चीजें चली आ रही थी तो उन्हें पूर्णतः खत्म करने के लिए सरकार को 2 साल का समय मिला। यानी कि आरबीआई या जो भी रेगुलेटरी बॉडी थी उसे 2 साल का समय मिला कि आप इसे खत्म करिए और इसे पूर्णतः फेमा में बदलिए। तो ये पेपर में सवाल पूछा गया था, यहाँ से यूपी पीसीएस में सवाल आया था। आप ध्यान रखना, देखो साथ साथ मैं आपको सवाल भी बताता चलूँगा कि कौन सा सवाल कहाँ से आया है। और आपके और हमारे पेपर की दरकिनार बस एक ही है कि आपको उस फैक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो फैक्ट कहाँ से पेपर में बनाता है। और अगर ये आप समझ गए तो देखिए इकोनॉमी सच कह रहे हैं कि आपको पूरे के पूरे नंबर देखी जाएगी कि आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 2 साल का समय दिया था। तो यूपी पीसीएस ने पूछा था कि फेमा को पूर्णतः लागू कब करा गया था? पूर्णतः लागू कब करा गया था फेमा को? तो बच्चे फेमा को पूर्णतः लागू करा गया था आपका 2002। ठीक है, ध्यान रखना है कि फेमा पूर्णतः कब लागू हुआ था? यानी कि 2000 में लागू कर दिया था, लेकिन 2 साल का समय दिया था फेरा के अंतर्गत जितनी भी चीजें उन्हें खत्म करने के लिए। तो अगर पूछा जाए कि भैया फेमा को पूर्णतः लागू कब करा, तो ये 2002 के अंदर पूर्णतः लागू करा गया था। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बात समझ में आ गई है। तो ये है आपका फेमा वाला कंसेप्ट। ये नियम जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है और ये एक्ट आया था 1999 में। साथ ही साथ इसे लागू करा गया 2000 में और इसे पूर्णतः लागू करा गया था 2002। एक सवाल हमारा यहीं से आया था एफडीआई को लेकर के, और एफडीआई से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊंगा अगली क्लास में। इस क्लास में हम इतनी बातें रखते हैं तो आपको फेरा और फेमा इससे संबंधित जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपको सवाल मिलता है तो आप मुझे बिल्कुल भेजेंगे, कमेंट सेक्शन में भेजेंगे और आपको मैं रिप्लाई करूँगा, जवाब दूँगा। ईमानदारी से मेहनत करनी है, हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है बच्चे, और पेपर की खोपड़ी में ना छेद खोल के आएंगे, पेपर को फोड़ के आएंगे।
टेंशन मत लीजिए, मन लगा के पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई सजेशन हो, कोई चीज़ हो, मैं देखिए चीज़ों को अपने स्तर से कोशिश करूँगा कि वो सब चीज़ें आप तक पहुँचा दूँ। इकोनॉमी को भी एक प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे, कोई समस्या नहीं है। सारे सब्जेक्ट को हम लोग एक रेगुलेशन में लेकर के आएंगे, ठीक है। डरना की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि वहाँ आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। इसके अलावा कोई आपका सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई क्लास आप चाहते हो कि सर ये सब्जेक्ट आप शुरू कर दीजिए, तो उससे संबंधित कोई भी आपका मत हो आप ज़रूर भेजिए। स्वागत है आप सभी का। चलिए फिर मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।